Can we really go back to the past? In 1815, European leaders tried to do exactly that by bringing back old traditions. Hello everyone, this is Bindu Soni. Welcomes you in SST Wali class. In earlier video, I explained the topic nationalism and the liberal nationalism. Now the topic 2.3, new conservatism after 1815. So here we will discuss what happened after 1815. So what is the significance of the year 1815? Significance is this year is associated with the defeat of Napoleon. नेपोलियन हार गया था 1815 में वोटरलू के वॉर में, एट द बैटल ऑफ वोटरलू। और ये बैटल ऑफ वोटरलू हुआ कहां पर था? ये हुआ था बेल्जियम में। वहां पर एक वोटरलू जगह है, ठीक है, वोटरलू। और 1815 में कंबाइंड फोर्सेस थी रशिया, दैट इज रिटन ओवर हियर, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। इन सब ने मिलकर कलेक्टिवली डिफीटेड द नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर। अब यूरोपियन गवर्नमेंट ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो फिर से कंजर्वेटिज्म को सेटअप करने में लग गई। नाउ हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म? मीनिंग क्या है कंजर्वेटिज्म का? अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस्ड the importance of tradition, established institution, customs, preferred gradual development and quick development to quick change. प्रेफर्ड करती है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, माने कि ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो, ना कि सडन चेंज हो, जिसे जो है सपोर्ट करते हैं लिबरल पीपल सडन चेंज को। क्लियर। लिबरल आइडियोलॉजी फॉलो करती है क्विक चेंज को, और कंजर्वेटिज्म सपोर्ट करती है ग्रेजुअल धीरे धीरे चेंजेस और डेवलपमेंट के। और ये फिलोसफी किस पर स्ट्रेस देती है, किस पर फोकस करती है? ट्रेडिशन, पुरानी मान्यताओं पर, ठीक है। जो भी पुराने इंस्टीट्यूशन हैं, इंस्टीट्यूशन कौन सी है? पुरानी मोनार्की, उन सबको ये फॉलो करती है। तो 1815 में ऐसा क्या हुआ कि फिर से कंजर्वेटिज्म सेटअप हो गया। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट हैं, वो कंजर्वेटिज्म जो है उनमें कंजर्वेटिज्म की फीलिंग है, स्पिरिट आ गई, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म? आई हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन और स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की है, चर्च, सोशल हियरार्की। सोशल हियरार्की क्या होता है? समाज में ऊंचे लोग और जो है हायर क्लास और लोअर क्लास, जिसको बोलते हैं सोशल हियरार्की, ठीक है। तो प्रॉपर्टी और फैमिली, ये जो सारी चीजें थी जो पास्ट में यूरोप में पहले से ही थी। अब जो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है नेपोलियन ने दिया था लोगों को, ये भी सारी चीजें वापस से जो एक मोनार्कियल गवर्नमेंट के अंडर में होती है। जो पहले था मोनार्की जो थी कहां पर? यूरोप में। और जो नेपोलियन ने जितने भी रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है, अभी क्योंकि नेपोलियन तो गया, अब वो उसकी जगह पर जो पहले कंजर्वेटिज्म सेटअप था, जो मोनार्की पहले थी, उसको ही फिर से सेटअप करना चाह रहे थे, ठीक है। अब यहां तक लाइन क्लियर है? दे शुड बी प्रिजर्व्ड। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि कई तो कंजर्वेटिज्म चाह रहे थे कि मोनार्कियल जो पुराना स्टाइल था ड्यूरिंग द 1789, जैसा कि फ्रांस में था और रेस्ट ऑफ द यूरोप में था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऐसा ही कंजर्वेटिज्म सेटअप करना चाह रहे थे नेपोलियन के जाने के बाद। लेकिन rather they realized from the changes initiated by नेपोलियन। अब कुछ कंजर्वेटिव ऐसे भी थे जो चाह रहे थे कि जो भी नेपोलियन ने इनिशिएट किए हैं, जो भी बदलाव किए हैं, ठीक है, तो वो ये चाह रहे थे कि वो जो पुराने टाइम में पूरी तरह से लौटना नहीं चाह रहे थे, मोनार्कियल गवर्नमेंट में कंप्लीटली नहीं चाह रहे थे वापस जाएं। तो वो क्या चाह रहे थे भाई? वो चाह रहे थे जैसे मोनार्की है, चर्च है, समाज, ये सब जो भी सारी चीज़ें उसमें नहीं जाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए हैं, ठीक है, उनसे सीख कर अगर हम मॉडर्नाइजेशन को अपनाएंगे तो राजा की जो पावर है वो और बढ़ सकती है। क्लियर? दैट इज रिटन ओवर हियर। द मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की। तो कुछ कंजर्वेटिव चाह रहे थे कि जो नेपोलियन ने चेंजेस किया हम उनको अपना लें, तो फिर भाई जो है मोनार्की स्ट्रेंथन हो सकती है। अब बताओ ये कारण क्या था? इतना सोचने का कारण क्या था? क्यों सोच रहे थे कुछ कंजर्वेटिव ऐसा? क्लियर? क्यों? क्योंकि लोगों ने, जो पीपल थे, ठीक है, जो उस टाइम में पीपल थे, उनके पास आइडियाज थे लिबरल, उस तरह की गवर्नमेंट को वो फेवर करना चाह रहे थे। और अब फिर से वो ही मोनार्कियल स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट कब आ रहा था? 1815 के बाद, ठीक है। अब लोगों की सोच के साथ जो लिबरल थी उसके साथ ही पैचअप करना चाह रहे थे मोनार्कियल थिंकिंग के लोग। कौन थे ये? कंजर्वेटिव थे। तो ये चाह रहे थे कि जैसा नेपोलियन ने थोड़ा बहुत चेंजेस किया, मॉडर्नाइजेशन किया सोसाइटी को, तो हम भी थोड़ा बहुत अपना लें, तो लोग हमको भी क्या समझेंगे? मॉडर्नाइजर समझेंगे, हमें वैसा ही पहले जैसा मोनार्क
नहीं समझेंगे। तो इस लेवल पर हम क्या करेंगे, कुछ समय तक हम लोगों से जुड़े रहेंगे, लोगों का हम क्या जीत लेंगे, विश्वास जीत लेंगे। ठीक है। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। अ मॉडर्न आर्मी कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, मॉडर्नाइजेशन से क्या फायदा होगा, कैसे होगा। तो कंजर्वेटिज्म ने माना था कि ये चीजें ऑटोक्रेटिक मोनार्की को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगी। कैसे, एक मॉडर्न आर्मी हो जाएगी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी, काम करने वाले जो अफसर हैं, ठीक है, जिसको क्या क्या बोलते हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है। एक डायनामिक, डायनामिक माने एक मजबूत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है। और अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म और सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। अब ये इफेक्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, मॉडर्न आर्मी के साथ होगा, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी के साथ, डायनामिक इकोनॉमी के साथ। अब ये सारी चीजें साथ में होने लग जाएगी क्योंकि लोगों का सपोर्ट मिलेगा। क्लियर दिस पैरा? ओके। अब नेक्स्ट पैरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पैरा कह रहा है, ये तो सारा जो है हमें कंजर्वेटिज्म के बारे में बताया है कि 1815 के बाद वापस कंजर्वेटिज्म क्यों आया, उसके पीछे क्या कारण था, वो इसमें ट्विस्ट क्या था वो मॉडर्नाइजेशन को अपनाने कि पहले प्री रेवोल्यूशनरी डेज वाले जो मोनार्कियल टाइप ऑफ सोसाइटी है उसमें नहीं जाना चाह रहे थे, वो कुछ चेंजेस करना चाह रहे थे। ठीक है। इसके पीछे कारण क्या थे वो मैंने सारे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। पावर इफेक्टिव बन जाएगा, इससे एक मॉडर्न आर्मी बन जाएगी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ये सारे चेंजेस होने के साथ हम क्या कर लेंगे, मोनार्की को स्ट्रेंथन कर लेंगे। ये इनकी सोच थी। क्लियर? इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर्स, जो मैंने अभी यहाँ पर पहले बता दिया था कि 1815 में वोटरलू का जो बैटल हुआ था, जिसमें जो है 4 पावर्स थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। इन चारों ने माने कि हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, चारों ने मिलकर एक पावर जो कि था नेपोलियन। अब आप अंदाजा लगा सकते हो नेपोलियन कितना स्ट्रॉन्ग था। मेट एट वियना, जो ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। ठीक है। अब भाई ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि भाई हमने जो अब नेपोलियन को तो हरा दिया, ठीक है, तो अब नेपोलियन को हरा दिया। अब नेपोलियन ने कितना एरिया ऑलमोस्ट यूरोप को जीत लिया है उसने। अब इस सारे यूरोप को हम क्या करें, माने कि जो जो भी नेपोलियन ने एरिया को क्या किया है, कॉन्कर किया है, उसका सेटलमेंट हम कैसे करें, क्योंकि इन सभी पावर ने मिलकर हराया था। तो उसी सेटलमेंट के लिए ये सभी पावर्स कहां पर मिली, वियना में। क्लियर? द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। क्लियर? तो कौन सी कांग्रेस, वियना। कहां पर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया कौन सा है, यूरोपियन कंट्री है। ठीक है। वहां पर ये सभी इकट्ठे हुए, ये कांग्रेस वहां पर माने की मीटिंग वहां पर हुई। और इसका चांसलर कौन था, इसका चांसलर था ऑस्ट्रियन था, जो ऑस्ट्रियन चांसलर माने की सुप्रीम पोस्ट होती है ऑस्ट्रियन, ड्यूक मेटरनिक, ध्यान रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. तो यहां पर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, कब हुई, 1815 में। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या था, व्हाट वाज द एम, एम क्या था ट्रीटी ऑफ वियना का, अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजिंग दैट हैड कम अबाउट यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियनिक वॉर के टाइम पर नेपोलियन ने जो जो चेंजेस किए थे यूरोप में, उन सबको क्या करना चाह रहे थे, वो खत्म करना चाह रहे थे। क्लियर दिस थिंग? ओके। आगे लाइन क्या कहती है, द बोर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर बोर्बन डायनेस्टी, लुइस 16, उसको क्या कर दिया था, डिपोज कर दिया था, हटा दिया था। क्लियर? अब उसी डायनेस्टी को वापस रिस्टोर टू पावर फिर से लेकर आए। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो फ्रांस ने वो सारी टेरिटरीज को लॉस्ट कर दिया जो नेपोलियन जीत कर लेकर आया था। क्लियर? A series of states were set up on the boundaries of the France to prevent French expansion in the future. अब जो फ्रांस की बाउंड्री थी उसकी चारों तरफ क्या कर दिया गया, अलग अलग स्टेट्स को सेटअप कर दिया गया। क्यों? अब फिर से भैया कोई नेपोलियन जो है ना यहाँ से निकलकर रेस्ट ऑफ द यूरोप को कॉन्कर ना करने लग जाए। एट दिस पॉइंट ओके। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, इसी वजह से, ठीक है, एक्सपेंशन को, फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकने के लिए, फर्दर कोई फिर से भैया कोई नेपोलियन ना आ जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को, विच इंक्लूडेड बेल्जियम, जिसमें बेल्जियम था, आज बेल्जियम एक अलग कंट्री है। ठीक है। उस टाइम पर किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के अंडर में था वो सेटअप इन द नॉर्थ। तो यूरोप में जो है फ्रांस के, मान लो ये फ्रांस है तो नीदरलैंड को यहाँ पर इंक्लूडिंग बेल्जियम सेटअप कर दिया गया इसके नॉर्थ में। किसके नॉर्थ में? फ्रांस के। एंड जिनेवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ, पिडमोंट इन द साउथ माने कि यहाँ पर। प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स,
भाई इसके वेस्ट में प्रशिया था, तो वहां पर इसके वेस्टर्न में जो भी प्रशिया के वेस्टर्न में, ठीक है, तो ये हो गया फ्रांस का। मान लो यहाँ पर फ्रांस है, फ्रांस के ईस्ट में प्रशिया है, लेकिन प्रशिया के जो भी वेस्ट की टेरिटरीज थी वो उसको दे दी गई। प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न, तो प्रशिया के जो वेस्ट में कई नई टेरिटरीज थी वो प्रशिया को दे दी गई यहाँ पर। गॉट इट। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ द नदर्न इटली, और ऑस्ट्रिया इसके साउथ में था प्रशिया के। आज प्रेजेंट में जहां पर जर्मनी है ना, वो रीजन इंक्लूडिंग दैट वो प्रशिया माना जाता था, उसके साउथ में ऑस्ट्रिया था। तो प्रशिया को तो जो वेस्टर्न फ्रंटियर था वो दे दिया गया, इसके साउथ में ऑस्ट्रिया था और ऑस्ट्रिया के साउथ में इटाली था। अभी मैं मैप शो करूंगी आपको, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। मैप शो करके समझा दूंगी कहां पर क्या क्या चीजें दी गई थी उनको। तो यहां पर सबसे पहले प्रशिया वाज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर, ऑस्ट्रिया को दे दिया गया नदर्न इटली। बट जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जो नॉर्थ में जर्मनी था उसको जो है 39 स्टेट्स का हैड बीन सेटअप बाय द नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच, ठीक है। ऑलमोस्ट 300 स्टेट्स थे जिनको, ऑलमोस्ट 300 इस तरह से जो स्कैटर्ड स्टेट्स थे जिनको नेपोलियन ने सबसे पहले कन्फाइंड किया था, ठीक है। कितने स्टेट्स में? इन 300 को इसने 39 में कन्वर्ट कर दिया था। माने कि सबसे पहला जो अगर कहते कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया किसने था तो वो नेपोलियन था। ये तो बाद में 39 स्टेट्स को जो है आगे चलकर जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा अंडर द ओटो वन बिस्मार्क। तो रशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, कुछ पार्ट पोलैंड का रशिया को दे दिया गया। व्हाइल पर्शिया वाज गिवन द पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। मेन इंटेंशन क्या थी भैया इनकी? मेन इंटेंशन इनकी ये थी कि हम फिर से मोनार्की को लाएंगे जैसे पहले हम रूल कर रहे थे, ठीक है, और एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, ठीक है, फिर से वही पुराना। ये है 1815 का यूरोप, जिसमें ये जो रेड कलर में है आप बाउंड्री देख रहे हैं, ठीक है, ये बाउंड्री है किसकी? जर्मन स्टेट्स की, जर्मन कॉन्फेडरेशन है ये जो बाउंड्री आप यहाँ पर रेड कलर में देख रहे हैं, ठीक है। और फिर जो फ्रांस है, किंगडम ऑफ फ्रांस, उसके जो नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ है उसमें किंगडम ऑफ नीदरलैंड है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ब्रिज से लिखा है, अभी आज प्रेजेंट में यहाँ पर बेल्जियम है, तो ये बेल्जियम उस समय पर किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का पार्ट बनाया गया, ठीक है। उसी के साथ आप नॉर्थ में यहाँ पर प्रशिया देख सकते हैं और साउथ में यहाँ पर आप ऑस्ट्रिया देख सकते हैं। तो कुछ कॉन्फेडरेशन के पार्ट प्रशिया को दिए गए और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया को दिए गए, ठीक है। तो ये जो है वियना सेटलमेंट में सारा अरेंजमेंट किया गया। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पोलैंड रीजन ऑल्सो गिवन और रशिया भी यहाँ पर है। तो इस मैप को देखकर आप ये सारी चीज़ों को इसमें मैच कर सकते हैं कि कौन कौन से रीजन किसको दिए गए। पिडमोंट जिनेवा एडेड टू द साउथ, और पिडमोंट तो साउथ में जिनेवा ऐड किया गया। तो ये सेटलमेंट हुआ था यूरोप में 1815 में, मैं भी आपको मैंने शो कर दिया है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। कंजर्वेटिज्म या कंजर्वेटिव रेजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है, ठीक है। स्टेटमेंट दे दी जाती है आपको इस तरह से इन्वर्टेड कोमा में। द कंजर्वेटिव रेजीम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। अर्लियर पैराग्राफ को पढ़ लिया है, ऑटोक्रेटिक तो पता ही चल ही जाएगा, आगे फर्दर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब ऑटोक्रेटिक तो थे ही, ऑटोक्रेटिक माने डिस्पोटिक पावर, हिंदी में बोल दो, ठीक है, निरंकुश, दैट कांट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन, अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ किंग, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, फर्दर पैराग्राफ इसका आंसर है। अब आपको क्या लिखना है अपने आंसर में? तो ऑटोक्रेटिक थे, यस, पहला तो हाँ थे। क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। अब वो क्या चाह रहे थे कि आप एक ऑटोक्रेटिक किंग हो, आप चाहोगे आपके खिलाफ कोई बोले? नहीं बोलोगे। कोई आपकी आलोचना करे, क्रिटिसाइज करे, आपको कंडेम करे, ठीक है, नहीं ना। तो वो ना ही तो ये चाह रहे थे, ना टॉलरेट करे थे कि हमारी कोई क्रिटिसिज्म करे, ठीक है। और भैया डिसेंट क्या होता है फटाफट बताओ? डिसएग्रीमेंट। क्लियर? कि हमारा हमसे कोई डिसएग्री करे वो भी हमें पसंद नहीं है, हम टॉलरेट नहीं करेंगे, जो हम कहें दैट इज द लॉ। एंड सूट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी माने कि लीगल लॉफुल ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। अभी कोई आप जैसा जो है क्रांतिकारी बच्चा वो कह दे कि राजा ने ऐसा किया, राजा को ये अधिकार दिया किसने? इसकी लेजिटिमेसी क्या है? क्या ये लॉफुल है? बताओ, तुम ये रूल रेगुलेशन कर रहे हो तो क्या ये लॉफुल है? समझ में आया? तो ऐसी एक्टिविटीज जो ये पूछे इसकी लेजिटिमेसी है क्या, इसको राइट किसने दी इस तरह के कानून बनाने के? तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो उसको कब कर दो, सप्रेस दैट। यही चाह रहे थे ऑटोक्रेटिक तो, है ना? क्लियर? तो ये क्या ऑटोक्रेटिक थे? हाँ भैया थे, ये सारे काम ये तो करें। Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays, songs,
एंड रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। अब भाई कोई भी चीज़ जो आइडिया लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, नेशनलिज्म, एक हो जाओ, है ना, क्रांति करो, राजा के अगेंस्ट, राजा सही नहीं है, ये ऑटोक्रेटिक रूल है, ये हमारे राइट्स हैं कि हम पर रूल कौन करेगा, दैट वी विल डिसाइड, दैट इज द लिबरलिज्म, है ना, जो हमने पढ़ा है। अगर इस तरह के कोई भी विचार हो तो उसको क्या कर दो, सेंसर कर दो, इम्पोज कर दो, उसको बैन कर दो, ठीक है। तो भैया सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर दिया, और जब कंट्रोल हो जाता है तो वो गवर्नमेंट कौन सी होती है, ऑटोक्रेटिक। क्लियर, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि प्लेस एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कोई भी ऐसा काम जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड हो, जैसा पहले हुआ था, लोगों ने क्रांति की और नेशनल असेंबली बन गई थी, उस सबको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कब कर दिया। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was the freedom of press. ठीक है, अब अभी ये खत्म थोड़ी हुई थी, लिबरल्स को इंस्पायर कर ही रही थी कंटिन्यू। और एक मेजर इशू जो लिबरल नेशनलिस्ट ने उठाया वो था कंजर्वेटिव को क्रिटिसाइज करने का, कि उनका था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें वापस चाहिए। माने कहने का मतलब ये है कि अब रेवोल्यूशनरी आइडिया, अब जितना भी आप लोगों को स्प्रेस करोगे, ठीक है, जितना भी लोगों के विचारों को दबाया जाएगा, तो वो जो है क्रांति कभी भी नहीं दबाई जा सकती, रेवोल्यूशन कभी भी नहीं दबाई जा सकती। जितना लोगों को आप एक्सप्लॉइट करोगे वो इकट्ठे होंगे जब उनके अंदर ये विचार ऑलरेडी आ चुके हैं कि लिबरलिज्म होता क्या है। ठीक है, अब फिर से कोशिश की जा रही थी यूरोप के लोगों को, जो लिबरल थे, एजुकेटेड थे, अपने राइट्स के लिए अवेयर थे, और फिर से वही कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ गई और फिर से पुराना स्टाइल करना चाह रही थी। क्या लोग दबे रहेंगे, क्या अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? पढ़ेंगे 2.4 द टॉपिक रेवोल्यूशनरी में क्या कहता है टॉपिक रेवोल्यूशनरी। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अभी जो भी क्रांतिकारी हैं आवाज तो उठाएंगे लेकिन उनको सप्रेस किया जाएगा। जैसे आपने कई ऐसी मूवीज में देखा है भारत में, ड्यूरिंग द जो फ्रीडम स्ट्रगल था उस टाइम में, कई जब लोग रेवोल्यूशन करते थे तो अंडरग्राउंड सोसाइटीज बना लेते थे, छुप छुप के सारा काम होता था। नेशनलिस्ट एक दूसरे को छुप छुप के क्या करते थे, मैसेज भेजते थे। अब इसी तरह से जब रिप्रेशन बढ़ने लग गया, सरकारें सख्त कदम उठाने लगी, जो भी रेवोल्यूशनरी दिखे उसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया जाए, पकड़ लिया जाए, है ना, उसको जेल में डाल दिया जाए, ये सारी चीजें होने लगी। तो इस डर से वो रेवोल्यूशनरी क्या होने लगे, अंडरग्राउंड होने लगे। लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सारी एक्टिविटीज अब भी चल रही थी। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप, कई स्प्रेड हुई इस तरह की सीक्रेट सोसाइटी यूरोपियन स्टेट्स में, टू ट्रेन रेवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। क्यों हुई सीक्रेट सोसाइटी सेटअप, व्हाई द सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट? क्यों? यूरोपियन जो रेवोल्यूशनरीज है उनको ट्रेन करने के लिए और अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress। मतलब कि हम उसको करेंगे, हम कमिटेड हैं कि हम अपोज करेंगे वियना कांग्रेस का। क्यों? क्योंकि मोनार्कियल फॉर्म को जो सपोर्ट करी थी। और आप रेवोल्यूशनरीज हो तो आप कौन से आइडिया को सपोर्ट करोगे? लिबरल आइडियाज को, आजादी को, राइट। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। गॉट दिस वन। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। अब इन्हीं रेवोल्यूशनरीज में कई ऐसे रेवोल्यूशनरीज भी थे जो चाह रहे थे बने, क्या बने भैया, नेशन स्टेट्स बने। ठीक है, जो कि एक नेसेसरी पार्ट था स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, नेशन स्टेट में पहले ही मेरी अर्लियर वीडियोस में आपको वहां पर क्लियर कर चुकी हूँ नेशन स्टेट क्या है, वहां पर जाकर आप देखें। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया है इसी तरह के रेवोल्यूशनरी का और इसी तरह के नेशन स्टेट का, कि कौन से रेवोल्यूशनरीज थे, इसको आगे फर्दर डिफाइन किया है। One such individual who was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genoa 1805, he became a member of secret society of Carbonari। क्लियर, 1805 में पैदा हुआ और एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी का क्या बना, मेंबर बना। As a young man of 26, he sent to exile in 1831 for attempting the revolution in Liguria। लिगोरिया जो है इटाली में ही एक कोस्टल रीजन है, ठीक है, यूरोप में इटाली में कोस्टल रीजन है ये। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more डेंजरस सोसाइटी, और उसी के दौरान उसने 2 डेंजरस सोसाइटीज जो है सेटअप की। एक थी यंग इटाली मर्सलीज में, मर्सलीज फ्रांस में है, एंड देन यंग यूरोप इन बर्न स्विट्जरलैंड में। हुज मेंबर वर लाइक माइंडेड यंग मैन, जो उसी के जैसे थे। हुज मेंबर वर लाइक माइंडेड माने कि इसी जो है मजीनी के जैसे। फ्रॉम कहाँ से थे वो? पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से, जर्मन, अलग अलग स्टेट से थे। मैजनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड।
ठीक है। मैजिनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। क्लियर। तो मैजिनी यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? मैजिनी ये कहना चाह रहा है कि मैजिनी बिलीव्ड दैट गॉड क्रिएटेड नेशन टू बी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमैनिटी। Therefore, a country should not remain a collection of small states. पैचेस नहीं होना चाहिए small states का, but must be unified into a single republic. Single republic that is a nation state. What is that? किसमें बिलीव करना चाह रहा था वो? नेशन स्टेट में। ठीक है। तो मैजिनी ये कहना चाह रहा था कि जो जितने भी नेशन हैं, और खास तौर पर मैजिनी इटली से बिलोंग करता है, तो इटली भी पैच वर्क ही था। तो सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स। उस टाइम इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था। इट हैड टू बी फोर्स इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद अ वाइड अलायंस ऑफ द नेशन। तो उसको क्या है, एक सिंगल टेरिटरी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, एक रिपब्लिक में, एक उसको नेशन बन जाना चाहिए। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और ये यूनिफिकेशन जब इटली यूनिफाइड होगा, अलग अलग स्टेट्स में बिखरा हुआ है, और ये सारे स्टेट मिलकर जो आउटसाइडर्स हैं उनको बाहर कर देंगे, और इटली जो है इटालियन लोगों का होगा, और इटालियन क्या होगी? गवर्नमेंट होगी। तभी जो है इटली अपनी लिबर्टी को क्या करेगा? अज्यूम करेगा। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप। इसी मॉडल के बेस पर कई सीक्रेट सोसाइटी सेटअप की गई जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में। मैजिनी रिलेंटलेस, बिना थके, ऑपोजिशन टू मोनार्की किया उसने, अपोजिशन मोनार्की का। हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिज्म। अब उसका जो विजन था, व्हाट वाज द विजन ऑफ मैजिनी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का था। ठीक है, नेशन स्टेट बने, उनकी खुद की सरकार हो, वो एक रिपब्लिक बने। अब ये जो विचार है किसको डराएंगे? कंजर्वेटिव्स को, जो किसके विरोध करते हैं। मैटरनिक डिस्क्राइब, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, मैटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है मैजिनी। किसने कहा? मैटरनिक। मैटरनिक कौन था? अभी समझाया मैंने प्रीवियस जो टॉपिक जो भी अभी आपको समझाया इसी वीडियो में। कौन था मैटरनिक? हु वाज मैटरनिक? अभी मुझे इसका जो है आप मैटरनिक कौन था बताया था आपको, मैटरनिक कौन था, तो ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं हु वाज मैटरनिक। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर का पार्ट 2। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे पार्ट 3, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1832 1840। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।